नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वह है ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के टॉपिक का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण क्या है। इस बात को हम इस व्याख्यान के अंतर्गत जानने समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले यह देख लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है या कोई राज्य अपने लिए चुनता है। राज्य के जीवन का मार्ग अर्थात उस राज्य की शासन व्यवस्था के संचालन का तरीका क्या होगा या क्या होना चाहिए, यह उस राज्य का संविधान तय करता है। तो संविधान क्या है? जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है या कोई राज्य अपने लिए चुनता है। जैसा कि अब सभी जानते हैं, हर एक राज्य या हर एक देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन मार्ग भी भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उनके संविधान भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिस संविधान को अपनाया है उसके कुछ प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण हैं जिन्हें हम जानने समझने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान के दौरान। तो हमने ब्रिटेन के संविधान की जो प्रमुख लक्षण और विशेषताएं हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से आपको संक्षेप में आपके सामने रखा है, जिनका हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान का जो प्रथम लक्षण है वह देखते हैं क्या है? विकसित संविधान। हम बार बार इस बात को पढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में जो ब्रिटेन के संविधान के संबंध में हम लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं उनमें विकसित संविधान ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषता है। आप लोग इस बात को जानते हैं। भारत की बात करें या अमेरिका की या फ्रांस की, इनके जो संविधान हैं वे किसी एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित हैं किसी एक विशेष समय के दौरान, किंतु ब्रिटेन का जो संविधान है वह निर्मित नहीं है, अपितु उसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। और यह जो वर्तमान स्वरूप ब्रिटेन के संविधान का है यह सदियों के विकास के बाद लंबी प्रक्रिया के दौरान इसने प्राप्त किया है। जो ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास की कहानी शुरू होती है 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना के साथ। उसके बाद 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ होता है ब्रिटेन में और 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना होती है। इसके बाद का जो संवैधानिक इतिहास है वह ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है कि यह एक विकसित संविधान है, न कि निर्मित। और यह विकसित हुआ है एक लंबी प्रक्रिया के दौरान, लगभग 1400 वर्षों के दौरान इसने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। यह किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है जैसे भारत, अमेरिका, फ्रांस या अन्य देशों के संविधान निर्मित हैं। समझ में आई आपको बात कि विकसित संविधान से क्या तात्पर्य है। अब दूसरी जो विशेषता है प्रमुख वह है अलिखित संविधान। चूंकि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, निर्मित नहीं है, तो यह किसी लिखित दस्तावेज या प्रलेख के रूप में मौजूद नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई संविधान है तो वह किसी प्रलेख या डॉक्यूमेंट के रूप में होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। यह किसी प्रलेख या डॉक्यूमेंट के रूप में मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेज जो लोग हैं सिद्धांतवादी तो कम हैं और व्यवहारवादी अधिक है, तो उन्होंने अपने संविधान को लिपिबद्ध यानी लिखने की आवश्यकता नहीं समझी।
जो ब्रिटेन का संविधान है उसका अधिकांश जो भाग है वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित रूप में है। यद्यपि लिखित रूप में कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश भी है, लेकिन जो अधिकांश भाग है ब्रिटेन के संविधान का वह प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित है। और हमने एक बार देखा था कि जब ब्रिटेन के अस्तित्व का जो टॉपिक था संविधान के अस्तित्व के संबंध में, उसमें डी टॉकविले और टॉमस पेन, चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तो उसके अस्तित्व पर ही संदेह व्यक्त करते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान की पहली विशेषता विकसित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, यानी यह लिखा हुआ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। आप लोग जानते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधानों को दो भागों में बांटा जाता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। यहाँ लचीला संविधान से क्या तात्पर्य है? लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण कानून के निर्माण के लिए अपनाई जाती है। अर्थात लचीले संविधान में संशोधन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, उसमें संशोधन उसी प्रक्रिया से किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से साधारण कानूनों का निर्माण किया जाता है। और कठोर संविधान कौन सा होता है? इसमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारण कानूनों के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे अलग और भिन्न विशेष प्रक्रिया संविधान में परिवर्तन के लिए अपनाई जाती है, तो वह कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। ब्रिटिश संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। सामान्य बहुमत अर्थात वही प्रक्रिया जो साधारण कानूनों के निर्माण के लिए अपनाई जाती है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है, लेकिन ब्रिटेन में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। वहां पर संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई भेद नहीं किया गया है। लेकिन व्यवहार में, ये बात हुई सिद्धांत की, लेकिन व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और वहाँ जो सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराएं हैं उन्होंने संविधान को में परिवर्तन को थोड़ा कठिन जरूर बना दिया है। सामान्य रूप से लचीला संविधान है क्योंकि संसद जो है साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता है और वहाँ जो सुस्थापित जनतंत्रीय परंपराएं हैं उनकी वजह से संविधान में परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो इसकी तीसरी विशेषता हो गई लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। अब चौथी विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, विशेषता क्या है कि यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। मुनरो ने कहा है, ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। अर्थात वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। और यद्यपि विश्व के अन्य सभी देशों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, किंतु यह भेद ब्रिटिश संविधान में अत्यधिक पाया जाता है, बहुत अधिक प्रबल रूप में पाया जाता है। इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। पहला जो है वह क्या है कि यहाँ पर ब्रिटेन में राजतंत्र है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो क्या है यहाँ पर राजतंत्र, किंतु जैसा कि आप जानते हैं व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर क्या है लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो सिद्धांत में तो आपको राजतंत्र दिखाई देगा, लेकिन जब हम व्यवहार रूप में वहाँ पर शासन व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोकतंत्र आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, यानी शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, क्योंकि वहाँ कानून निर्माण की शक्ति किसमें है, संसद में है। कार्यपालिका शक्ति किसमें है, मंत्रिमंडल में। और न्यायिक शक्ति किसमें है, न्यायपालिका में। किंतु जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर शक्तियों का केंद्रीयकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। ठीक है, तो सिद्धांत में तो आपको दिखाई देगा क्या कि वहाँ शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन व्यवहार में वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीयकरण या सामंजस्य देखा जा सकता है। इसी प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से तो
ब्रिटिश संसद जो है कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तविकता या व्यवहारिकता में क्या है कि संसद जो है स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है, जो कि वहां के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हम आगे बढ़ते हैं। संसदात्मक प्रजातंत्र, इसकी पांचवी विशेषता क्या है? संसदीय प्रजातंत्र। ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है, और ब्रिटिश शासन को संसदात्मक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक माना जाता है। जो संसदीय व्यवस्था के लक्षण होते हैं वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। वे लक्षण कौन कौन से हैं? दोहरी कार्यपालिका, यानी दो प्रकार की कार्यपालिका आप लोग जानते हो। संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा जो विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की, वह क्या है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाना। और तीसरा है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। जो तीन विशेषताएं हैं ये ब्रिटेन के संसद में पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। हम देख लेते हैं किस प्रकार ब्रिटेन का जो सम्राट है वह कार्यपालिका का नाम मात्र का या औपचारिक प्रधान होता है। ब्रिटिश सम्राट क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान। और वहां वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट। जो प्रथम विशेषता है दोहरी कार्यपालिका, वह ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत पूर्ण रूप से विद्यमान है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध भी है, क्योंकि जो कार्यपालिका या कैबिनेट है उसका निर्माण किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। तो इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है, और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में संसद का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसद कानून निर्माण कार्य के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण भी रखती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात कैबिनेट का जो कार्यकाल है वह अनिश्चित होता है, क्योंकि वह लोक सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। कैबिनेट कब तक सत्ता में रहेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे लोक सदन में कब तक विश्वास प्राप्त रहता है। ठीक है, तो उसको अनिश्चित कार्यकाल ब्रिटिश संसदात्मक प्रजातंत्र की एक विशेषता है जो ब्रिटिश संविधान में पूर्ण अंशों में पाई जाती है। अब बात करते हैं छठी विशेषता की, संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संसद की एक अन्य विशेषता क्या है? संसद की प्रभुसत्ता या संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटेन में क्या है? संविधान के स्थान पर कौन सर्वोच्च है? संसद। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, और संसद क्या है? एकमात्र कानून निर्माण करने वाली सत्ता। और चूंकि संविधान लचीला है तो वहां साधारण बहुमत से संसद द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है और किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संसद की कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है वह असीमित है, उस पर सैद्धांतिक रूप से कोई सीमा नहीं है, और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को किसी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका और भारत के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि व्यवस्थापिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार के कानून या आदेश पारित किए जाते हैं जो संविधान के प्रतिकूल हैं, तो न्यायपालिका उनको निरस्त कर सकती है, उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। इस व्यवस्था को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण ब्रिटिश संसद की शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन वहां नहीं है। इसी सीमित शक्ति को लक्ष्य करते हुए एक विचारक हैं डी लॉम्ब, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कथन कहा है कि संसद की शक्ति इतनी है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। समझ में आई आपको बात? डी लॉम्ब का एक कथन महत्वपूर्ण है कि संसद की शक्ति को बताने के लिए कि वह पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त सब कुछ करने के लिए सक्षम है। तो यह है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता, जो ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब है एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था। इसके विपरीत जो शासन व्यवस्था होती है वह संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे भारत में, अमेरिका में, कनाडा में पाई जाती है। चूंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है तो
एक ब्रिटेन एक सुगठित इकाई के समान है और सारी शक्तियां जो हैं संविधान ने किसको प्रदान की हैं? केंद्रीय सरकार को प्रदान की हैं और केंद्रीय सरकार ही संपूर्ण देश का शासन का संचालन करती है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा कुछ स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना वहां की गई है, लेकिन इन स्थानीय शक्तियों को जो शक्तियां दी गई हैं वे केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदत्त हैं, न कि संविधान के द्वारा। ठीक है, तो उनका अस्तित्व और शक्तियां किस पर निर्भर है? केंद्रीय सरकार। तो इसे कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, जहां शासन की सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। ब्रिटेन में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था उसके संविधान द्वारा अपनाई गई है। अब है विधि का शासन, एक महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटिश लोग इस बात पर बहुत गर्व करते हैं कि उनके यहाँ पर क्या है? विधि का शासन। और विधि का शासन ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका तात्पर्य क्या है कि इंग्लैंड का शासन का संचालन जो है किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा पर नहीं वरना विधि के अनुसार संचालित किया जाता है। जो इंग्लैंड का शासन है वह कुछ लोगों की इच्छा के द्वारा नहीं वरन विधि या कानून के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका एक अन्य तात्पर्य यह भी है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वे सभी एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। बात समझ में आई आपको? पद और स्थिति, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला हो, कोई कितना ही शिक्षित हो, उसका पद चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई छोटा सरकारी कर्मचारी हो, सभी के लिए विधि समान है और सभी के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय ब्रिटेन में है। इसे कहते हैं विधि का शासन। इसका थोड़ा विपरीत हम समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांस की व्यवस्था को हम देखते हैं, वहाँ क्या किया गया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से विधि बनाई गई है और अलग से न्यायालय बनाए गए हैं। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है फ्रांस में थोड़ी विपरीत है। डाइसी के कथन का यहाँ हम उल्लेख करना चाहते हैं। डाइसी कहते हैं विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, देखो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी, टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी हैं जैसे कोई अन्य सामान्य नागरिक। ठीक है, तो इसे कहते हैं विधि का शासन। और फिर है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता। एक महत्वपूर्ण बात जो है ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता जो है, वहां पर अधिकार पत्र का अभाव होने के बावजूद नागरिकों को उसी मात्रा में स्वतंत्रताएं और अधिकार प्रदान किए गए हैं जैसा किसी अन्य देश में, जैसे भारत या अमेरिका में प्रदान किए गए हैं। तो क्या है, वहाँ अधिकार पत्र नहीं है क्योंकि संविधान क्या है? अलिखित है। अलिखित है तो वहाँ किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई है संविधान के अंतर्गत। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वे अन्य देशों की तुलना में कम स्वतंत्र और कम अधिकार संपन्न हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से संसदीय अधिनियमों द्वारा उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने और अमानुषिक दंड से बचने का अधिकार आदि। ये जो अधिकार हैं ब्रिटिश लोगों को प्राप्त हैं, नागरिकों को, ये संसदीय अधिनियमों द्वारा उन्हें प्रदान किए गए हैं। और कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो सामान्य विधि पर आश्रित हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि। एक खास बात क्या है? नागरिक इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग तब तक कर सकते हैं जब तक वे किसी कानून का उल्लंघन नहीं करें या अन्य नागरिकों के ऐसे ही अधिकारों को आघात नहीं पहुंचाएं। एक ही सीमा है इनके ऊपर, उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और न ही नागरिकों के अधिकारों को ऐसे ही अन्य नागरिकों के अधिकारों को कोई प्रकार की चोट या आघात पहुंचनी चाहिए। अब है मिश्रित शासन प्रणाली, जो एक विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन में क्या है कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों पाए जाते हैं, यानी तीनों का सम्मिश्रण आपको दिखाई देगा। वो किस प्रकार दिखाई देगा? आप देखिए,
राजतंत्र का प्रतीक तो वहां कौन है? सम्राट। और वो क्या करता है? उत्तराधिकार पे वंशानुगत परंपरा के आधार पर अपना पद प्राप्त करता है। तो यह राजतंत्र का उदाहरण हो गया। दूसरा है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है ब्रिटेन में? लॉर्ड सभा, क्योंकि लॉर्ड सभा के सारे सदस्य कहां से आते हैं? कुलीन वर्ग से आते हैं और वो उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण करते हैं। और प्रजातंत्र का प्रतीक कौन है? लोक सदन और कैबिनेट। इस प्रकार ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है द्विदलीय पद्धति, यानी दो दल वाली पद्धति। ब्रिटिश संविधान और राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? द्विदलीय पद्धति। वहां पर दो प्रमुख राजनीतिक दलों की ही प्रधानता रही है। प्रथम महायुद्ध से पहले दो दल थे, अनुदार दल और उदार दल, और महायुद्ध के बाद उदार दल का पतन हो गया और मजदूर दल का उदय हो गया। तो वहां इस समय दो प्रमुख दल कौन से हैं? अनुदार दल और मजदूर दल। तो द्विदलीय पद्धति से ब्रिटेन को क्या फायदा मिला कि ब्रिटेन में क्या रहा हुआ कि एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण वहां अक्सर होता है। मिली जुली या गठबंधन सरकार का नहीं होता, एक ही राजनीतिक दल की सरकार का निर्माण होता है। और इसका क्या फायदे हैं कि इससे राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होता है देश को, कि जब एक ही दल की सरकार होती है तो राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होता है। और जो ब्रिटेन में संसदीय शासन की जो सफलता प्राप्त हुई है, संसदीय शासन व्यवस्था को, उसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वह द्विदलीय पद्धति को ही दिया जा सकता है, दो दलीय पद्धति को ही दिया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत कि ब्रिटेन में क्या है? शक्ति विभाजन का सिद्धांत तो अपनाया गया है, लेकिन वह सीमित रूप में। जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोंटेस्क्यू, आप याद रखिएगा। तो ब्रिटिश पद्धति की एक विशेष गुण कहते हैं मोंटेस्क्यू, ब्रिटिश शासन पद्धति का एक विशेष गुण शक्ति विभाजन का सिद्धांत है। किंतु वस्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है, अर्थात उसे सीमित रूप में अपनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है अनिवार्य रूप से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है परस्पर संबंधित होती हैं और ब्रिटेन में ऐसा ही है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को उत्तरदायित्व के केंद्रीयकरण के सिद्धांत के साथ मिश्रित कर दिया गया है। बात समझ में आपको? शक्ति पृथक्करण सीमित मात्रा में है और उसको किसके साथ मिश्रित कर दिया गया है? उत्तरदायित्व के केंद्रीयकरण के सिद्धांत के साथ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है। कार्यपालिका और विधायी शक्तियां एक ही जगह पर हैं और पर क्या है? वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। शक्ति पृथक्करण है लेकिन वह सीमित मात्रा में न्यायपालिका के संबंध में। तो रैमजे म्योर कहते हैं, यदि शक्तियों का विभाजन अमेरिकी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है तो उत्तरदायित्व का केंद्रीयकरण अंग्रेजी संविधान का एक आवश्यक सिद्धांत है। ब्रिटेन में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है, इस संबंध में जॉन प्रॉफिट ने लिखा है, मंत्रीगण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्रीगण जो हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं और जो विधि लॉर्ड्स होते हैं, जो न्याय का काम करते हैं, जब लॉर्ड सभा न्यायपालिका के रूप में बैठती है तो उसमें केवल विधि लॉर्ड्स भाग लेते हैं। तो विधि लॉर्ड्स कौन होते हैं? व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। और जो चांसलर है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता है। तो इस प्रकार वहां शक्ति विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है और वहां उत्तरदायित्व के केंद्रीयकरण सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? अब देखते हैं 13वीं विशेषता, पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन में जो सम्राट है वह पैतृक रूप से, वंशानुगत रूप से अपना पद ग्रहण करता है और जो राजतंत्र वहां है वह सीमित राजतंत्र है। ठीक है, सीमित राजतंत्र है और जो ब्रिटेन के सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उसके मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। और जो सम्राट के पास जो शक्तियां बची हैं अब वे क्या है? सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। तो वहां पर पैतृक और सीमित राजतंत्र है। और एक खास बात, 14वीं जो विशेषता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, नॉन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो, क्योंकि वहां पर
यद्यपि वहाँ के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री तक बन सकता है, परंतु ब्रिटेन में यह भी आवश्यक है कि उसका राजा अथवा रानी क्या होना चाहिए, प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए। तो इस प्रकार वहाँ धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। तो बच्चों, ये ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। और एक खास बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक PDF डाउनलोड करने का लिंक दिया है, तो आप जाकर इस संपूर्ण सामग्री को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।